दोस्तों आप जानते हैं सब सिंधु किसको कहा जाता है, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। वो यही इलाका है जहां पर कि अभी कल मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, और वहां के लोगों की जो रावी नदी के तट पर जो हड़प्पा कल्चर का विकास हुआ और सिंधु नदी के दाहिने बाजू पर मोहनजोदड़ो का विकास हुआ, और बहुत सारे इंडस साइट्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो यही जो इलाका है, जो सब सिंधु का इलाका, आपको मालूम है इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी जो है, उसके 5 सहायक नदियां हैं। और कौन कौन से हैं? जैसे कि चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सारी नदियां जो हैं वो, और घग्गर नदी भी पहले था। तो ये सारी नदियां जो है मिलकर के सब सिंधु का एरिया कहलाता है। तो सबसे पहले आर्यन्स इसी इलाके में अपने आप को स्थापित हुआ, और ये इलाका कहां है? पंजाब का इलाका, अविभाजित पंजाब का इलाका, जो अधिकांश इलाका अभी पाकिस्तान में चला गया है। दोस्तों ये तो मैंने सर्वमान्य सिद्धांत के बारे में बताया, जो अभी बहुत सारे इतिहासकार में मैत्रिकता है, यूनानिमिटी है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इससे अलग छोड़ दिया है। यह भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे सर गंगानाथ झा, इनका कहन, और या एसी दास या डॉक्टर संपूर्णानंद, ये संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। आजादी की लड़ाई में भी ये लड़े थे संपूर्णानंद, और बाद में यूपी के शिक्षा मंत्री बने थे आजादी के बाद। इनके नाम पर बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है। गंगानाथ झा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे। तो इनका कहना है कि आर्यन्स कोई बाहर से नहीं आए थे, दे वर नॉट फॉरेनर्स बट दे वेर इंडिजिनस कम्युनिटी, माने ये हिंदुस्तान के ही घर रहने वाले थे, और ये पंजाब और सिंध के इलाके के रहने वाले थे। लोकमान्य तिलक, आप जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जो आजादी की लड़ाई में जबरदस्त उन्होंने भागीदारी किया था। उनका कहना था कि आर्य का जो असली जो उनका होमलैंड था, ओरिजिनल होमलैंड था, वो कहां था? आर्कटिक एरियाज में। आर्कटिक एरिया कहां है? उत्तरी ध्रुव के आसपास का इलाका, वहां से आर्यन्स आए थे। राजबली पांडे जो इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि आर्यन्स सेंट्रल इंडिया से आए थे। एलडी काला, ये सब आप लिखते जाइए। एलडी काला, उनका कहना है कि आर्यन्स कश्मीर से आए थे। लक्ष्मीधर शास्त्री, इनका कहना है कि आर्यन्स हिमालयन फुटहिल्स, मतलब हिमालय के तराई क्षेत्र से आए थे। बहुत सारे इतिहासकार, जैसे जिसमें कि मैक्स मूलर इंडोलॉजिस्ट हैं, जिसके बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूं, उनका कहना है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, जो मैंने अभी आपको बताया। और दयानंद सरस्वती कहना था कि आर्यन्स तिब्बत से आए थे। मेयर का कहना था कि वो पामीर से आए थे। ब्रैंडस्टीन का कहना था कि वो आर्यन्स जो है वो रसल स्टेपीज, जो ग्रासलैंड जो मैंने अभी आपको बताया, वहां से आए थे। तो अभी जो आप पारसी देखते हैं, जो बहुत सारे, जब मुसलमानों का राइज हुआ अरब पेनिसुला में, तो उन्होंने क्या किया? सारे जो पारसी थे, मतलब जोरस्ट्रियन, मतलब जो उनको उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया। तो बहुत सारे जोरस्ट्रियन जो पारसी थे वो भाग करके सूरत आए, और अभी आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि लगभग 1 लाख की आबादी है उनकी, जिसमें कि जे.आर.डी. टाटा भी एक पारसी थे।
तो अगर पुराने जो सर्वमान्य जो सिद्धांत है उसके हिसाब से पारसी भी जो है वो आर्यों की एक शाखा है, क्योंकि बहुत सारी जो उनका जो किताब जो है जैन अवेस्ता और हमारा जो वेद है दोनों में बहुत सारा साम्यता है। जैसे आग जो अग्नि है उसको उनका महत्वपूर्ण देवता है, और हमारे वेद में भी आप देखेंगे कि इंद्र के बाद में सेकंड नंबर का जो देवता है उसको क्या बोलते हैं, अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। तो बहुत सारी जो आइडेंटिकल चीजें हैं, तो इसके आधार पर, फिलोलॉजी के आधार पर विद्वानों का यह मत है कि आर्य जो है एशिया माइनर और उसके आसपास के इलाके रसन स्टेपीज से निकले, एक पूर्व की तरफ झुंड गया जिसका दो भाग में विभाजित हुआ, एक ईरान की तरफ गया जो पारसी कहलाए और एक जो है वो हिंदुस्तान की तरफ आए जो सब सिंधु इलाके में बस गए, और यहां पर उन्होंने ऋग्वेद का रचना किया। और दूसरा जो झुंड था वो पश्चिम की तरफ गया, जर्मनी की ओर। तो ये है सिद्धांत। हालांकि इसमें मैथकता नहीं है और बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके अलग अलग थ्योरी है जिसके बारे में आपको डिटेल में मैं व्याख्या प्रस्तुत कर चुका हूं। दोस्तों, ये जो सब सिंधु का इलाका है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी है वो मानसरोवर से निकलती है और निकल करके अरब सागर में जाती है। उसकी सहायक नदियां क्या क्या हैं, चिनाब है, झेलम है, ब्यास है, रावी है और सतलज है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये सब सिंधु का इलाका जो उनकी सहायक नदियों से ये बेल्ट बना है और बहुत बड़ा मैदानी भाग है जिसका अधिकांश हिस्सा आज की तारीख में पाकिस्तान में चला गया है। तो यहीं पर आर्यों ने अपना सबसे पहला निवास निश्चित किया, ज्योग्राफिकल लोकेशन निश्चित किया। लेकिन मैं यहां बता देना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में आर्य जो यहां आए वो कोई परमानेंट सेटलमेंट उनका नहीं था, एक निश्चित आवास में वो नहीं रहते थे, बल्कि वो घुमंतु थे, खाना बदोश का जिंदगी जीवन व्यतीत करते थे। मतलब बेसिकली उनको आप पेस्टोरल कह सकते थे, जो एक इलाके से दूसरे इलाके अपने मवेशियों के साथ में जाते थे। सबसे पहले जब हिंदुस्तान में सब संधव इलाके में आए तो उन्हें फाइट करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद के ऋचा में दो बातों का उल्लेख है। पहला कि उन्होंने सबसे पहले जो यहाँ के जो अनार्य, मतलब यहाँ के जो लोकल लोग थे उनके साथ में युद्ध किया, और उसके बारे में जो वो टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो दस्यु का इस्तेमाल करते हैं, दस्यु। और दस्यु का तो आज की तारीख में अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो दस्यु मतलब होता है डकैत या राक्षस। तो इसका दस्यु वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और यह दस्यु वर्ड जो है वो किसके लिए उपयोग होता है, जो दोज पर्सन्स हु वर नॉट आर्यस, माना अनार्य, जो यहां के लोकल रहवासी थे, इनके साथ में युद्ध हुआ। और उसके बाद में उन्हें हराया। क्यों हराया? क्योंकि आपको मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया था कि आर्यों के पास, उनके पास में हॉर्स को यूज करने का टेक्निक था, घोड़े का इस्तेमाल करते थे, वो चैरियट मतलब रथ का इस्तेमाल करते थे, और अच्छे उनके पास में हथियार और औजार थे, तो जिससे उन्हें मोबिलिटी मिलता था, गति मिलती थी, और वो दुश्मन को परास्त करने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने
अनार्यों को परास्त किया। और उसके बाद में बैटल ऑफ 10 किंग में 10 राजाओं का युद्ध, ये कहां पर हुआ? परुसनी। यह आपको याद रखना होगा, परसोनी पुराने जमाने में रावी रिवर को, नदी को कहा जाता था परसोनी। रावी के तट पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भरत क्लान जीत गया। और उसका राजा कौन था? सुदास, वो जीत गया। उसके बाद में जो डिफीटेड राजाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो पुरु था। तो भरत क्लान और पुरु ने मिलकर के कुरु क्लान की स्थापना की, कुरु ट्राइब की स्थापना किया। तो भरत के नाम पर ही हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। ये याद रखने वाली बात है। ये भरत जो क्लान था जिसने अन्य राजाओं को हराया, तो उसी के नाम पर हिंदुस्तान का नाम बाद में भारत पड़ा। अब ये पुरु जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अदर क्लान था, जिसको डिफीट किया था भरत ने, उसका नाम था पुरु। अब पुरु और भरत ने मिलकर के एक नए ट्राइब या एक क्लान की स्थापना किया जिसका नाम था कुरु। और ये कुरु क्लान ने फिर हिंदुस्तान के, आपने देखा होगा हस्तिनापुर में, उन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में जाकर के उन्होंने यहां पर राजवंश स्थापना किया, जिसके आप जानते हैं कि महाभारत जो है, कौरव माने कुरु मतलब उनके वंशज को कौरव बोलते थे, और पांडु का, उन्हीं का एक शाखा था उसको पांडव बोलते थे। बाद के वर्षों में पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ। 950 एडी के लगभग में, बीसी में 950 या 900 बीसी के लगभग में युद्ध हुआ, जिसको महाभारत कहते हैं। और ये 4वीं शताब्दी एडी तक इस महाभारत ग्रंथ का रेंडिशन या संपादन होता रहा। और जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि शुरुआती दौर में महाभारत में 8-10 हजार से ज्यादा श्लोक नहीं थे, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 1 लाख से ज्यादा श्लोक हो गया है। दोस्तों, कुरु क्लान और पंचाल क्लान, जो रोहिलखंड का इलाका है यूपी में, वहां पर पंचालों ने अपना जनपद स्थापित किया था। अभी उसके बारे में बताऊं। दोनों ने मिलकर के उत्तरी जो भारत है, जो आर्यावर्त उस जमाने में कहा जाता था, आर्यावर्त मतलब उस जमाने के हिसाब से पंजाब, आज का यूपी, बिहार और आज का जो अवंती मतलब उज्जैन का इलाका, ये मिलाकर के आर्यावर्त कहा जाता था। तो इन इलाकों पर उन्होंने पंचाल और कुरु दोनों राजवंशों ने मिलकर के पूरा दबदबा स्थापित किया। और बाद के वर्षों में राजा जनक जो विदेह राज्य की स्थापना किया, वो उन तीनों ने मिलकर के मतलब पूरे आर्यावर्त में उनका दबदबा कायम हो गया। जो अभी विदेह नगरी को अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है? मिथिला, नॉर्दर्न बिहार का पार्ट है। और जनकपुर जो है अभी नेपाल में पड़ता है, मतलब बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर, लेकिन है वो नेपाल में भी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि ऋग्वेद के पीरियड में राजनीतिक व्यवस्था क्या क्या थी। पहला, उस समय जैसे मैंने कहा कि अभी ऋग्वेदिक पीरियड में जो आर्यन सप्त सिंधु इलाके में रहते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह घुमंतु थे, मतलब दे वेर जस्ट पेस्टोरल। तो उनका जो राजनीतिक व्यवस्था था वो क्या था? ट्राइबल। मतलब बेसिकली अभी ऋग्वेदिक पीरियड के लोग ट्राइबल ही थे, और उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो भी ट्राइबल था। उनका जो राजा था उसको क्या कहा था? राजन। हालांकि राजन का जो पद था
वंशानुगत था अधिकांश मामले में, हेरिडिटी, लेकिन कुछ मामलों में राजा या राजन उसका नियुक्ति असेंबलीज के द्वारा किया जाता था। अब आपको मैं बता दूं कि उस समय में ऋग्वैदिक पीरियड में 3-4 महत्वपूर्ण असेंबली थे। पहला विदर्भ, जो सबसे पुराना असेंबली था, या उसको काउंसिल आप कह सकते हैं। दूसरा था सभा, ये काउंसिल ऑफ एल्डर्स था, मतलब बुजुर्गों का काउंसिल। और तीसरा समिति, समिति मतलब आज की तारीख में जैसे चुने हुए प्रतिनिधि उसमें शामिल होते थे। और इसके बाद में एक चौथा जो काउंसिल था उसको क्या बोलते थे, गण, और उसका जो हेड होता था उसको बोलते थे गणपति। अब ये गण जो था वो बेसिकली आप देखेंगे जैसे कि अभी लिच्छवी, या आपको मैंने अभी जो महात्मा बुद्ध जो जहां से शाक्य वंश से आते थे वो भी नेपाल के तराई में ही पड़ता है, तो वो भी बेसिकली जो है वो रिपब्लिक ही था। तो वहां का रिपब्लिक का और यहाँ जो राजा था दोनों में अंतर क्या था कि रिपब्लिक में जो माने जो पावर होता था वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं होता था, बल्कि बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे मंत्रियों में उसका विभाजन होता था और वो चुने जाते थे। बेसिकली वो रिपब्लिक नहीं था बल्कि एक ओलिगार्की था। जो बड़े बड़े जो पावरफुल लोग थे धन के मामले में या ताकत के मामले में, या जिनका फैमिली बहुत बड़ा था, तो वो लोग उसके मेंबर होते थे और वही जो है अपने में से गण को चुनते थे, गणपति को चुनते थे। दोस्तों अब इसके बाद में जो मैंने अभी बताया कि सभा, समिति, गण, विधर जो है सबसे पुराना संगठन था, लेकिन हमें आज की तारीख में मालूम नहीं है कि विधर का क्या कार्य था, क्या फंक्शन था। जैसे लेटर वैदिक पीरियड में तो विधर जो है ना पूरी तरह से समाप्त हो गया, वो नामो निशान उसका मिट गया। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में उसका क्या क्या फंक्शन था, वो किस तरह से कार्य करता था, इसके बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आपको इतना याद रखना जरूरी है कि इट वाज द ओल्डेस्ट समिति या कांग्रीगेशन ऑफ ऋग्वैदिक पीपुल। इसके बाद में पुरोहित, आप देखेंगे कि जो ट्राइबल चीफ था जिसको कि राजन कहा जाता था, उसके क्या क्या जो राज्य को माने उनको समर्थन देने वाले कौन कौन थे, तो सबसे पहला जो फंक्शनरी था वो कौन था, पुरोहित। ये पुरोहित जो है ना ब्राह्मण होता था और जो बहुत अधिकार, उनके पास बहुत अधिकार होता था। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण जो सदस्य था वो था सेनानी। अब दोस्तों उस जमाने में स्टैंडिंग आर्मी नहीं होता था ऋग्वैदिक पीरियड में, इवन लेटर वैदिक पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ। जो मिलिशिया था, जो राजा को जब कहीं युद्ध लड़ना पड़ता था तो वो तुरंत जो है ना जो अपने माथर जो बहुत सारे जो ट्राइबल्स होते थे उनको कहते थे कि आप इकट्ठा करो, मिलिशिया जिसको बोलते हैं, और फिर उनके द्वारा इकट्ठा किए गए सैनिक के साथ में राजा जो है ना युद्ध भूमि पर लड़ता था। तो देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। एक बात और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि ऋग्वैदिक पीरियड में टैक्सेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, कर प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। लोग स्वेच्छा से राजा को कर देते थे, जिसको कि बाली कहा जाता था, BALI, बाली कहा जाता था। दैट वाज ए वॉलंटरी गिफ्ट, स्वेच्छापूर्ण दान कह सकते हैं आप उसको। तो राजा जो है वो अपने लोगों पर बहुत ज्यादा निर्भर होता था। युद्ध के समय में उसे अपने
निचले लोगों के साथ में बैठ करके एक ही प्लेट में खाना खाना पड़ता था, भोजन करना पड़ता था, ताकि उनमें ट्राइबल सॉलिडारिटी बनी रहे, उनमें जो एकता कायम रह सके, वो मजबूती से दूसरों के साथ में युद्ध कर सकें। निचले लेवल पर जो फंक्शनरी था, जो कार्यकारी सदस्य था, उसको बोलते थे ग्रामनी। अभी ये ग्रामनी का कंसेप्ट टेरिटोरियल नहीं था, जो बाद में हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये ग्रामनी जो है वो बहुत सारे कुल या जिसको फैमिली के समूह को बोलते थे कुल, और कुल के बहुत सारे कुल मिलकर के एक जन का निर्माण करते थे। बाद के वर्षों में आपने देखा होगा जनपद, इसी वर्ड से आया है जनपद, और यूपी में तो बहुत सारे जो इलाके हैं उनको जनपद से संबोधित किया जाता है। तो ये जन का जो हेड होता था वो होता था ग्रामनी। तो दैट वाज नॉट ए टेरिटोरियल कंसेप्ट एट द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऋग्वेद। अब इसके बाद में दो जो महत्वपूर्ण पुरोहित थे, उनका क्या नाम था? वशिष्ठ और विश्वामित्र। इस पीरियड में, और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया था। जो लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, धीरे धीरे उनको क्या किया, अर्जुन ने अपने में समाहित करना शुरू किया। अभी जो है वो समाज का पूरी तरह से वर्गीकरण नहीं हुआ था। देयर वाज नो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोसाइटी इनटू वर्नास। क्योंकि मैं कल आपको बताऊंगा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसमें आपको डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे जो जैसे पास्चर लैंड, जिसको कि क्योंकि उस जमाने में ऋग्वेदिक पीरियड के आर्जन के पास में जीविकोपार्जन के सबसे बड़े साधन क्या थे? पशुपालन। अभी एग्रीकल्चर जो है वो कृषि पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो खुद घुमंतु थे। तो जो पास्चर लैंड था, जो ग्रेजिंग फील्ड था, जो चारागाह था, उसका जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे? ब्रजपति। कुल का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या बोलते थे? कुलापा। राजन के पास में जो युद्ध लड़ने के लिए जो मिलिशिया इकट्ठा किया जाता था, उसका जो हेड होता था उसको क्या बोलते? ग्रामनी। बाद के वर्षों में आपने देखा होगा, जब हमारे लेटर वैदिक पीरियड में जब विलेज का स्थापना हो गया, जब गांव बसने लगे, तो गांव का माने ग्राम का जो हेड हुआ उसको क्या बोलने लगे? ग्रामनी। माने अभी तक जो फाइटिंग, जो लड़ने वाले, युद्ध लड़ने वाले मिलिशिया का जो हेड होता था उसको ग्रामनी बोला जाता था। लेटर वैदिक पीरियड में आकर के उसका कंसेप्ट चेंज हो गया, एंड दैट बिकम ए टेरिटोरियल कंसेप्ट। द विलेज का जो हेड होगा वो ग्रामनी जिसको बोला जाता था। और ये वर्ड लगातार एंशिएंट इंडिया में चलता रहा है। अब मैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताऊंगा कि राजनीतिक जो स्थिति थी वो किस प्रकार से उसमें चेंजेज आए। तो दोस्तों, पहला जो चेंज हुआ वो क्या था कि अभी जो मैंने आपको कहा था कि राजन वो अब पूरी तरह से हेरिडिटी हो गया। हालांकि ऋग्वेदिक पीरियड में भी अधिकांश मामलों में वो वंशानुगति था, लेकिन कुछ मामलों में समिति को यह अधिकार था कि वो राजा को चुने। यानी दे हैड गॉट द पावर टू इलेक्ट द किंग। लेकिन अब जो है वो इलेक्शन का पावर पूरी तरह से खत्म हो गया समिति का। ठीक है। दूसरा पॉइंट, राजा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से
बुलाया जाने लगा, मैंने कहा जाने लगा। और क्या क्या नाम था? जैसे उत्तर में उनको विराट कहा जाता था, जैसे आपने सुना होगा विराट नगरी, ठीक है। दक्षिण में जैसे कि मालवा वगैरह क्षेत्र में उनको भोज कहा जाता था, भोज, जैसे राजा भोज आपने सुना ही होगा बाद के वर्षों में। पश्चिम में सुब्रत, जैसे गुजरात वगैरह इलाके में या सिंधु के इलाके में, सिंधु नदी के आसपास के जो राजा थे उनको सुब्रत। और पूर्वी इलाके में जहां पर कि गंगेटी वैली या गंगा यमुना दोआब, इन इलाकों के जो राजा होते थे उनको क्या बोलते थे? सम्राट। अब जैसे कि बाद के वर्षों में आपने देखा होगा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट बिंदुसार या सम्राट अजातशत्रु, ये सारे जो बड़े बड़े राजा हुए उनको सम्राट से संबोधित किया। खास करके पूर्वी भारत में इसका ज्यादा उल्लेख मिलता है। तो पहला पॉइंट यह हुआ कि राजा जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। अब जो ट्राइबल जो चीफ के साथ में वो बैठता था, खाना खाता था और ये शो करता था कि हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से इगैलिटेरियन सोसाइटी है, समता मूलक समाज है, जिसमें कि राजा और उसके मातहत के बीच में कोई अंतर नहीं है। अब लेटर वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे राजा की ताकत बढ़ रही है और उनके मातहत की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे कि ऋग्वैदिक पीरियड में पुरोहित का स्थान या सेनानी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। लेटर वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं कि पुरोहित का या सेनानी का अधिकार कम होता गया, लेकिन प्रशासनिक जो अमला था उसमें बढ़ोतरी हो गई। ऋग्वैदिक पीरियड में हमें नहीं मालूम है कि न्याय प्रदान करने के लिए राजा के अलावा कोई चीफ जस्टिस भी हुआ करता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमें जानकारी है, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहला कि विधत जो है, जो मैंने अभी असेंबली के बारे में बताया था, वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। दूसरा, सभा और समिति का जो अधिकार था ऋग्वैदिक पीरियड में, उस अधिकार में कटौती हो गया, कमी हो गई। तीसरा, अभी जो ऋग्वैदिक पीरियड में जो ट्रैवल जो ऑथोरिटी था, जो एक जगह से दूसरे जगह घुमंतु थे, दे वर लीडिंग द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिज्म, अब उसमें बदलाव आ गया। पेस्टोरलिज्म वाज कन्वर्टेड इनटू टेरिटोरियलिज्म। मतलब क्या हुआ कि ट्राइबल ऑथोरिटी वाज कन्वर्टेड इनटू टेरिटोरियल ऑथोरिटी। अब वो खास इलाके में रहने लगे, और जैसे अभी आपको मैंने ग्रामीण के बारे में बताया, गांव बसने लगे और गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीण कहा जाने लगा, और वो गांव का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी होता था लेटर वैदिक पीरियड में। गांव के सुख सुविधाओं का ख्याल रखना, वहां के शिक्षा दीक्षा या पढ़ाई लिखाई या सिंचाई का व्यवस्था या कुएं की व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर माने चोरी डकैती वगैरह रोकने का काम, गांव को चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन किया जाना। आपको मालूम होगा कि प्राचीन भारत में और हाल तक हिंदुस्तान में जो गांव का निर्माण होता था वो हेफेजार्ड में नहीं होता था। मैं आर्जों की बात कर रहा हूं। जैसे अभी आप झाबुआ में जाएंगे, अलीराजपुर में, तो आप क्या पाते हैं, कहीं भी कोई घर बना देता है, खेत में बना देता है। अगर किसी बाहरी आदमी ने अगर उसको मार दिया तो इधर गांव के लोगों को 2-4 दिन के बाद पता लगता है। आर्यों ने गांव का जो रचना किया वो सुव्यवस्थित ढंग से किया कि गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश जल्दी नहीं हो पाए, चोर डकैत जल्दी से गांव में घुस नहीं पाए, इसलिए गांव के चारों तरफ वो गहरे नाला का निर्माण करते थे, नाला खोदते थे ताकि कोई प्रवेश नहीं कर सके।
हो सकता था तो कभी दीवार से भी घेरते थे। जैसे आप बुरहानपुर अभी जाइए, आपको पता लगेगा कि वहां पर जो पुराना जो शहर है उसको पूरी तरह से फोर्टिफाइड किया गया है, दीवार से घेरा गया है। तो यही जो दीवार से जो घेरने की प्रवृत्ति, वो भले वो मिट्टी के दीवार से ही घेरते थे, लेकिन वो मड और थैच का इस्तेमाल तो जरूर करते थे। तो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा भी जो है ग्रामीण के पास में होता था। इसके अलावा राजा जो है अब वो राजसूय यज्ञ करने लगा। दोस्तों, तीन प्रकार के यज्ञ थे लेटर वैदिक पीरियड में, और पहला था राजसूय, दूसरा अश्वमेध और तीसरा वाजपेयी। आप जानते होंगे कि वाजपेयी, इसी वर्ड से बाद में बहुत सारे ब्राह्मणों ने अपना टाइटल वाजपेयी रख दिया, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, आप सबको मालूम है। तो इसी वर्ड से वाजपेयी मतलब क्या होता है? दैट वाज ए चैरियट रेसिंग। राजा जो है वो वाजपेयी यज्ञ करता था, और उसमें वो, क्योंकि उस जमाने में रथ का दौड़ लगाना बहुत ज्यादा प्रचलन में था, तो राजा जो है वो रथ प्रतियोगिता करता था, मतलब चैरियट रेसिंग करता था, और उसमें वो अपनी ताकत या शक्ति प्रदर्शन करता था कि देखो मैं कितना ताकतवर हूं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको मालूम है कि उसमें घोड़ा को छोड़ दिया जाता था यज्ञ करने के बाद में, और उसके पीछे सैनिक लगा दिए जाते थे, और घोड़ा जहां जहां जाता था, जिस इलाके में जाता था, वहां के राजा अधीनता स्वीकार कर लेते थे। अगर अधीनता नहीं स्वीकार करते फिर उन्हें युद्ध करना पड़ता था, और जो घोड़ा के साथ में जो सैनिक चल रहे थे उनसे संबंधित राजा को युद्ध करना पड़ता था। तो एक प्रकार से यह विस्तारवादी नीति का द्योतक था कि जिस तरह से अंग्रेजों ने बाद के वर्षों में विस्तारवादी नीति अख्तियार किया था, उसी तरह से यह अश्वमेध यज्ञ लेटर वैदिक पीरियड में राजाओं के द्वारा या सम्राट के द्वारा अपने क्षेत्र, अपने राज्य को विस्तार करने का एक उदाहरण था, नमूना था। और तीसरा राजसूय यज्ञ मैंने कहा, तो राजसूय यज्ञ का मतलब यह होता था कि राजा जो है वो अपने कुल का, अपने माता जनता का लोक कल्याण के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, जिसमें कि पुरोहित बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और ईश्वर से प्रार्थना किया जाता था कि उनका जो राज्य है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो ये तीन प्रकार के यज्ञ जो है वो राजा के द्वारा संपादित किए जाते थे लेटर वैदिक पीरियड में। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक पीरियड में वॉलंटरी गिफ्ट राजन को दिया जाता था, मतलब कर प्रणाली विकसित नहीं हुआ था। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं कि कंपल्सरी टैक्सेशन का विधान हो गया है। और चूंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनरी थे लेटर वैदिक पीरियड में, तो चूंकि अब जो है आर्जन जो है वो सीडेंटरी लाइफ लीड करने लगे, एक जगह में स्थापित हो गए, जगह जगह उन्होंने भूमि को कब्जा किया। द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो अवधारणा वो भी अब धीरे धीरे विकसित होने लगा। तो ऐसी स्थिति में टैक्स को जमा करने का ट्रेजरी ऑफिसर का जो नाम जो है हमें जो मिलता है उसका नाम है संग्रहात्री। और ये जो वर्ड है वो मॉडर्न पीरियड में भी है, गुप्ता पीरियड में भी है, आपको मैं डिटेल में बता चुका हूं। तो ये वर्ड जो है वो, ये शब्द जो है वो बाद के वर्षों में भी ट्रेजरी ऑफिसर के लिए प्राचीन भारत में उपयोग किया जाने लगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि इंपॉर्टेंट फंक्शनरी क्या थे,
कोई राजकाज चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों की जरूरत होती है, सहायक की जरूरत होती है। तो पहला था पुरोहित। हालांकि इसका अधिकार जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड से थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी वो मुख्य पृष्ठ मतलब पुरोहित की भूमिका निभाता था और अक्सर ब्राह्मण ही होता था। और कभी इसको राष्ट्रगोपा भी कहा जाता था। समटाइम्स इट वाज कॉल्ड राष्ट्रगोपा। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको कहा, सेनानी, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। लेटर वैदिक पीरियड के अंतिम फेज में जाकर के, शुरुआती समय में नहीं, लेकिन 6ठी शताब्दी के लगभग में ईसा पूर्व में आकर के स्टैंडिंग आर्मी भी राजा रखने लगा, माना अस्थाई सेना। इसके पहले तक अधिकांश लेटर वैदिक पीरियड में भी अधिकांश समय जो है ना उसके पास में कोई अस्थाई सेना नहीं हुआ करता था। अभी लेटर वैदिक पीरियड में भी जो पास्चर लैंड था, जो चारागाह था, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको ब्रजपति कहते थे। ब्रजपति। पुलिस ऑफिसर जो कानून और व्यवस्था को मेंटेन करता था उसका नाम था जीवग्रीवा। उसके बाद दूताज। अरे दूता किसको बोलते थे? आपको मैं बता दूं कि चाहे वो ऋग्वेदिक पीरियड हो या लेटर वैदिक पीरियड हो, कोई एक आइडियल सोसाइटी या आदर्श समाज नहीं था। जैसा कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बाद में जो हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय में उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह से एक आइडियल सोसाइटी था। वो तो अंग्रेज को बताने के लिए कह रहे थे और जरूरी भी था, लेकिन वास्तविकता ये है कि वैदिक सोसाइटी, चाहे वो ऋग्वेदिक पीरियड का हो चाहे वो लेटर वैदिक पीरियड का था, वो एक आदर्श सोसाइटी नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय में चोरी डकैती होती थी, विभिन्न प्रकार के अपराध होते थे। तो जो आपने रामायण में जो देखा ना कि राम राज्य, माने राम राज्य मतलब क्या होता है? राम राज्य मतलब होता है कि एक आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल स्टेट वेयर नोबडी इज टॉर्चर्ड, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, सब सुख शांति से रहते हैं। तो ये एक आदर्श राज्य की अवधारणा है, लेकिन वो एक्चुअल कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में, इवन वैदिक पीरियड में भी नहीं हुआ। तो चोरी डकैती भी होता था, विभिन्न प्रकार के क्राइम होते थे, महिलाओं के साथ अपराध होते थे। अब इनको रोकने के लिए राजा जो है वो क्या करता था? स्पाइस, जासूस नियुक्त करता था। और आपको कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें स्पाइनेस प्रणाली का बहुत जबरदस्त व्याख्या प्रस्तुत किया गया है। आपको दोस्तों मालूम होगा कि प्राचीन भारत में कोल्ड ब्लडेड मर्डर बहुत ज्यादा होता था। जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे थे, खास करके राजा और उनके रिश्तेदार या क्राउन प्रिंस, उनको जहर देकर मार दिया जाता था। दैट इज कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। डायरेक्ट मर्डर तो ऐसा होता है कि आपको मैंने गोली मार दिया या तलवार से मैंने आपको घायल कर दिया, लेकिन कोल्ड ब्लडेड मर्डर क्या होता है? मतलब आपको जहर खुरानी का मामला हो गया, चुपचाप मैंने जहर दे दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं हो कैसे वो व्यक्ति मारा। जैसे तालाब के किनारे हम चल रहे हैं, मैंने धक्का दे दिया, वो आदमी गिर गया और उसके बाद पानी में डूब के मर गया, जला दिया गया। अभी पता नहीं है कि किसने जलाया, घर में आग लगा दिया, बहुत सारे लोग मर गए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जिसमें कि यह स्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है कि किसने उस व्यक्ति की हत्या किया। और यह पद्धति प्राचीन भारत में बहुत चलता था। इसने आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत में विषकन्या लोग बनाते थे और धीरे धीरे उसको स्लो पॉइजन दे करके वो महिला अगर किसी को दांत से काट ले तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि पूरा शरीर वो जहर से भर जाता था उसका। तो इसको बोलते थे विषकन्या। तो दोस्तों उस जमाने में और बाद के वर्षों में मौर्य के पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, इवन अजातशत्रु और बिम्बिसार के पीरियड में
दूत मतलब जासूस की नियुक्ति का प्रावधान था। और ये जासूस का जो हेड होता था उसको बोलते थे दूत। और ये जानकारी राजा को दूत देता रहता था। खास सामंतों के बारे में जानकारी, जो नौबुस थे उसके बारे में जानकारी कि वो कोई व्यूह रचना तो नहीं कर रहा है, वो कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। इब्न अलाउद्दीन ने, आपको पता होगा कि अलाउद्दीन ने जबरदस्त जासूसी सिस्टम जो है ना सल्तनत पीरियड में लागू किया था, और जिसके कारण से कोई भी नौबुस उनके राज्य में विद्रोह करने से अपने आप को एकदम दूर रहता था। आप पूरे 20 साल के शासनकाल में आपने देखा होगा कि नौबुस के द्वारा कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, न सेना के द्वारा कोई विद्रोह हुआ। बहुत सारे कारण थे जो मैं बता चुका हूं, लेकिन एक कारण क्या था, उसका मजबूत जासूसी सिस्टम। तो लेटर वैदिक पीरियड में भी मजबूत जासूसी व्यवस्था कायम किया गया था, जिसका हेड था दूत। बाद के वर्षों में दूत का नाम आप जानते होंगे कि एम्बेसडर के, जैसे कि किसी देश ने दूसरे देश में राजदूत भेजा, मान लो हिंदुस्तान का जो राजदूत है माने एम्बेसडर वो अमेरिका में है, तो उसको दूत कहा जाने लगा। आज के समय में तो राजदूत कहा जाता है। तो शब्द में भी परिवर्तन हुए हैं। इसके बाद में ग्रामनी, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले ग्रामनी जो था वो फाइटिंग, जो युद्ध करने वाले जो मिलिशिया होते थे उसका हेड होता था। बाद के वर्षों में जब गांव बसने लगे तो उसका जो हेड था उसको ग्रामनी कहा जाता था। कुलपति, ये कुलपति जो था वो हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उस जमाने में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, संयुक्त परिवार। आज की तरह जो जिस तरह से न्यूक्लियस फैमिली है, जिसमें कि पति पत्नी और बच्चे जो रहते हैं उसको न्यूक्लियस फैमिली कहते हैं। तो पुराने जमाने में लेटर वैदिक पीरियड में और बाद के वर्षों में भी हिंदुस्तान में संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही, जिसमें कि चाचा चाची, दादा दादी और बहुत सारे रिश्तेदार एक जगह एक ही छत के नीचे रहते थे, और उनका जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, कुलपति। झगड़ों को निपटाने के लिए, आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए राजा एक पदाधिकारी की नियुक्त करता था, जिसका नाम था मध्यमासी। उसके बाद में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो राजा नियुक्त करता था उसका नाम था भागदूगा। भागदूगा, क्योंकि टैक्स को पुराने जमाने में भाग बोलते थे। भाग, ये वर्ड हमेशा चला है प्राचीन भारत में, और इसी से निकला है भागदूगा। Those persons who collected taxes from the people. संग्रहार्थी, संग्रहित्री, जो अभी आपको मैंने बताया ये ट्रेजरर होता था। उसके बाद में महिषी, महिला जो चीफ क्वीन होती थी, जो मुख्य रानी होती थी, पटरानी जिसको बोलते हैं, वो राजा के राजकाल में भी शामिल होती थी। जो उसका जो इनर कैबिनेट होता था, काउंसिल होता था, उसमें चीफ क्वीन मतलब पटरानी भी शामिल होती थी, और उसका नाम था महिषी। महिषी। उसके बाद में रथ को चलाने वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि उस जमाने में रथ दौड़ या रथ जो है मतलब चैरियट जो है वो एक महत्वपूर्ण युद्ध में ये रथ भूमिका अदा करता था। तो रथ को चलाने वाले को क्या बोलते थे, सूत। जंगल को देखने वाले, और जंगल को देखने वाले को क्या बोलते थे, गोवी कर्तन। उसके बाद में मैसेंजर मतलब संदेश वाहक, एक जगह से दूसरे जगह संदेश भेजने के लिए जो संदेश वाहक राजा नियुक्त करता था उसका नाम था पलगाला। और उसके बाद में अकाउंटेंट, आप सबको मालूम है इसका
नाम क्या था? अक्षबाप चीफ जस्टिस। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद के पीरियड में तो कोई जस्टिस वगैरह था नहीं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अब जो है राजा ने मुख्य न्यायाधिपति भी झगड़ों को निपटाने के लिए नियुक्त करने लगा, और उसका नाम था अस्थापति। और कारपेंटर बढ़े का काम जो करता था, क्योंकि रथ जब चलता था तो उसके लिए कारपेंटर की जरूरत होती थी, जो लकड़ी को औजार बना सके, लकड़ी के फर्नीचर को दुरुस्त कर सके। तो ये जो कारपेंटर है उसको बोलते थे तक्षण। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अभी आपको मैंने बताया कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो एरिया था वो क्या था? आर्यों का सप्त सिंधु का इलाका, माने सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों का इलाका। लेकिन अब जो लेटर वैदिक पीरियड में उनके इलाके में भी विस्तार होने लगा। और क्या क्या हुआ? पहला गांधार। ये गांधार कहां पर है? रावलपिंडी और पेशावर डिस्ट्रिक्ट जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है उसको गांधार बोलते हैं। और गांधार आर्ट के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह था, क्योंकि इट वाज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। बहुत प्रकार के जो कम्युनिटीज जो हिंदुस्तान में आए, उसका जो मीटिंग पॉइंट था वो वही था गांधार, और बहुत फर्टाइल इलाका था। महाभारत के समय में भी आपने देखा कि गांधार जो है वो महाजनपद था, और जो दुर्योधन की जो मां थी उसको क्या बोलते थे? गांधारी, माने वो गांधार की रहने वाली थी। दूसरा था केके। आपको मालूम होगा कि दशरथ की जो सबसे जो छोटी रानी थी उसको बोलते थे केकई, जो भरत की मां थी। और ये कहां पर था ये राज्य? ऑन द बैंक ऑफ ब्यास नदी के किनारे स्थित था, और गांधार स्टेट के महाजनपद के पूर्व में स्थित था। उत्तर मात्रा ये कहां पर था? कश्मीर में। और आपको मालूम होना चाहिए कि पांडव का जो नकुल और सहदेव, उनकी मां का नाम क्या था? माद्री, क्योंकि वो माद्रा की रहने वाली थी। ठीक है। सौदर्न माद्रा ये अमृतसर के पास में था। कुशीनगर, आपको मालूम है कि कुशीनगर कहां है? ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट, और बाद में इसको कुशीनारा कहा जाने लगा। और जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनारा। पांचाल के बारे में से पांचाली, मतलब द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? पांचाली भी है। और ये कहां के रहने वाली थी? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ये जो आगे यूपी का इलाका है वहां पर पांचाल जनपद हुआ। कुशीनगर जो है, जो हमने बताया था, उसको करेक्ट कर लीजिए, ये अभी देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, यूपी है, उस वहां पर स्थित है जहां पर कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। काशी, आप सबको मालूम है कि बनारस को अभी जो वर्तमान में बनारस है। कोसल, जो अभी फैजाबाद या अयोध्या नगरी जो है उसको पहले कोसल कहा जाता था। इसके अलावा हस्तिनापुर जो अभी दिल्ली है, विदेह जो महाराजा जनक की राजधानी थी, जनकपुर अभी बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। और ये जो इलाका है वर्तमान में इसको मिथिला नगरी कहा जाता है, जो कुछ भाग नेपाल में है और कुछ भाग उत्तर बिहार का इलाका है। शाक्य वंश, आप जानते हैं कि ये महात्मा बुद्ध, उनके पिता सुद्धोधन थे जो राजन थे, और ये एक गण था, माने रिपब्लिक था। और इसी तरह से आप लिच्छवी वैशाली में एक गणराज्य था।
जिसका कि हेड गण होता था गणपति। तो इससे सारे जो जनपद हैं ये लेटर वैदिक पीरियड में स्थापित हुए। अब दोस्तों इसी जनपद का विस्तार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एज ऑफ बुद्धा में, बुद्धा के पीरियड में, जब उत्तर और पूर्वी भारत में आयरन में लोहे का अधिक से अधिक उपयोग खेती किसानी के लिए होने लगा और बहुत ज्यादा अतिरिक्त सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, तो 16 महाजनपद का उदय हुआ। और इसकी जानकारी हमें बुद्धिस्ट ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है और ब्राह्मणिकल ग्रंथ के हिसाब से कलिंग भी महाजनपद था। तो दोस्तों आज हमने पूरे डिटेल में आपको ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताया कि क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या कंटिन्यूटी में रहा। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि 16 महाजनपद का उत्पत्ति कैसे हुआ और मगध किस प्रकार से बाकी महाजनपद को हराया और एक साम्राज्य की स्थापना किया बिंदुसार और अजातशत्रु की अध्यक्षता में। थैंक यू वेरी मच।